हरि ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधेषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतेः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः श्रोत्रेस्थो विष्णोः शूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ मद्भिर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता। वंदे ब्रज वसुंधरा। ये जो ब्रज है ये वास्तव में एक स्वर्ग है और सभी देवगण भी इसकी स्तुति करते हैं। वो इसीलिए कि इस भूमि पर कला, संस्कृति, साहित्य इस सब का एक साम्राज्य लंबे समय से यहाँ पर रहा है। हाथरस की भूमि को नमन करते हुए माँ सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए आज मंच पर उपस्थित सभी जनों को बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि ये जो प्रशिक्षण शिविर है ये संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से प्रदेश को पहले दिया गया और इसके पीछे परिकल्पना ये रही कि संस्कृति मंत्रालय में लंबे समय से संस्कृति के सभी कार्यों से बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। बच्चों को इसलिए कि आज का भविष्य हम देखते हैं युवा हैं, लेकिन कल का भविष्य हमारे तरुण है। युवा से जो पहली स्थिति आती है किशोर और तरुण। लंबे समय से ये प्रक्रिया चल रही थी कि हम पौध जब लगाते हैं उसी वक्त यदि कलम लगा देते हैं किसी अच्छे फल की तो उस पर फल भी अच्छा आता है। और इसीलिए जो शिक्षा नीति निर्धारित की गई उसमें एक नीति बनाई गई थिएटर इन एजुकेशन, यानी बच्चों के जीवन से हम कला, संस्कृति, संगीत, इसको थिएटर के माध्यम से जोड़ा है। और धीरे धीरे वो चलती हुई प्रक्रिया पिछले साल हमारे सभी देश के प्रांतों तक पहुंची और इसमें हमें एक सफलता ये हुई कि हमारे कुछ ही जिलों को ये चुना गया। 75 जिले में से केवल 12 जिले ऐसे थे जिनमें सुचारू रूप से इस थिएटर एजुकेशन को स्कूल से जोड़ना था। संस्कृति निदेशालय जो उत्तर प्रदेश है उसने हमारे माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में इस साल सभी स्कूलों को जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो संभव नहीं था। इसलिए एक जिले से एक स्कूल का चयन किया गया और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गौड़ साहब का स्कूल इस योग्य निकला कि वो तुरंत चुन लिया गया, क्योंकि पिछले साल भी यहाँ वर्कशॉप हुई थी और उसमें जो प्रस्तुतियां हुई थी केवट के राम और जल ही जीवन है, उसको लेकर के मंत्री जी ने तुरंत ही अप्रूवल दे दिया कि इस स्कूल ने अच्छा प्रदर्शन किया, इसी को दिया जाए। क्योंकि नए को देंगे तो नए तरीके से काम करेगा। और इस साल विषय थोड़े से बदले गए। उस विषय में हाथरस को मिला वो ये मिला कि पहले हाथरस की जो माताएं होती थी ब्याह के समय पर गीत गाती थी, मंगल गीत, संस्कार गीतों में से। अब समय ये हो गया है कि विवाहों में मंगल गीत गाने वाली धीरे 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 उन गीतों को लेकर के कंठ में विलुप्त हो गई। अब नई पीढ़ी को उससे कैसे जोड़ा जाए? तो ये विषय मिला हुआ है पारंपरिक विवाह की।
अब नए बच्चों के लिए तो ये अलग ही विषय है, इनको मालूम नहीं है। इनको तो ये मालूम है कि मामा की शादी हो गई, डीजे लगेगा, डांस करेंगे, उस पर बारात चढ़ेगी, वहां पर गाना गाएंगे। कौन सा गाना गाते हैं बारात में बताइए? पता नहीं, आप बताइए। नहीं पता, क्योंकि मामा के संग घोड़ी पे बैठ जाते हैं तो क्या गाना गाता है, हमें क्या मतलब है उस चीज से। बैंड वाले भी एक ही गाना गाते गाते लंबे समय से चल रहे हैं कि आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। लेकिन जो परंपरागत गीत हैं उनसे हम दूर हो गए। आदरणीय हमारे मौर्य जी बैठे हुए हैं, परंपरागत उस स्वरूप को देखे हुए हमारे संरक्षक। जब सवेरा होता था तो उस वक्त माताएं उठ करके पहले देवताओं को मनाती थी। उठ जइयो मेरे, उठ जइयो मेरे देवा सुन, ब्याहुलो घर में है। उठ जइयो मेरे देवा सुन, ब्याहुलो घर में है। सैयद उठियो, जाहिर उठियो, सैयद उठियो, जाहिर उठियो, माता देवी जग जइयो, आज जाओ घर में। इस तरह से ब्याह लेते हैं, करके देवताओं को जलाते हैं। उसके बाद झाड़ू जब लगाते थे बुहारी, तो बुहारी का गीत बनता था। चक्की चला करके जब आटा पीसती थी तो चक्की का गीत गपता था। और धीरे धीरे विवाह के दिन कौन सा आज संस्कार है, वही गीत गपते। और गपते 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 जब बारात आती थी तो बारात जब दरवाजे पर आती थी तो 12 उनके गीत गपते थे। बड़ी बड़ी गाड़ियां गाई जाती थी उस वक्त। आज कोई गाड़ी देगा तो बच्चे कहने क्या गाली देते हैं। डीजे का जमाना है, वहां डीजे पर जो चल गया वही मस्त है। लेकिन ये बदलाव है, उसको मानते हैं, बदलाव है ये। लेकिन पुरानी चीजों को भी हमें यथावत करना चाहिए। वो हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है। हम विदेशों में जाते हैं, भूटान में जब पहुंचे थे, वहां हमने संस्कार दी थी, बात की थी, बोले ऐसा भी होता है क्या? हमारे यहाँ तो पंडित जी आके श्लोक बोलते हैं, चक्कर गोल घुमाते हैं, हो गया। तो हमने कहा ये संस्कार भारत में ही है और भारत की भूमि पर बच्चे कुछ नया सीखें, इसके लिए प्रशिक्षक के रूप में हमारी प्रशिक्षिका ज्योति गौड़ को चुना गया। और वो चुना गया केवल इसलिए कि हाथरस में सबसे बड़ा नाम किसका है, वो है पंडित प्रथाराम गौड़, और उनके परिवार से सबसे पहले चुना गया। दूसरे नंबर पर फिर काका हाथरसी जी, समय के साथ में वो बाद में आए। इसी तरह धीरे धीरे सब का नंबर आएगा, ऐसा प्रदेश सरकार का एक मंतव्य है। और मैं बधाई देना चाहूंगा ज्योति गौड़ को कि आज वो अपने पूर्वजों के उस सपने को साकार करेंगे। यहाँ पर विवाह की परंपरा गीत सिखाते हैं। जब दावत होती थी, बैठ करके सब दावत खाते थे, पीछे से महिलाएं गाना गाती थी उस समय में। आज तो खड़े होकर के सब बफे लो, बफे का खाना खा रहे हैं। लेकिन पहले गाना चलता था, काहे उठ बैठे, काहे उठ बैठे कौन ले, और ये कारवां विदाई कर जाएगा। बहुत लंबा है संस्कार गीतों का विवरण, इसके ऊपर लिखे तो हजारों गीत लिख सकते हैं,
लेकिन उन गीतों के लिए हमें जाना होगा हमारे आदरणीय गौरी जी के पास में, कि वो घर की बड़ी बूढ़ियों के पास ले जाएं ज्योति गौड़ को और कहें कि अम्मा जरा सुनाओ कौन सा गाना गाते हैं जब बेटी विदा होती है। काहे को ब्याही विदेश रे सुन बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश रे सुन बाबुल मोरे, काहे को ब्याही और जब बेटी की विदाई होती है तो करुणा के समय आंसू निकल आते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति। आदरणीय मौर्य जी के माध्यम से इन गीतों को सबको इकट्ठा करके नई पीढ़ी को दीजिए, जिससे कि नई पीढ़ी पुनः अपनी भारतीय संस्कृति को अपना सके। और इस कार्य में हमारा साथ दे रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजातीय संस्कृति संस्थान, जो कि संस्कृति निदेशालय की एक इकाई है, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश संस्कृति मंत्रालय में। पंडित नथाराम गौड़ लोक साहित्य शोध संस्थान का इसमें सहयोग है और संयोजक हैं सेंट आर.एच. गवर्नमेंट स्कूल लक्ष्मी नगर, जिसके यहाँ पर प्रबंधक हमारे भाई अजय गौड़ जी विराजमान हैं और संयोजिका हमारी हैं प्राचार्य हैं यहाँ की प्रमीला गौड़ जी। मैं अपनी वाणी को एक लाइन के माध्यम से विराम देना चाहूंगा कि कौन कहता है किस्मत नहीं चमकती यारो, एक पत्थर उछाल कर तो देखो। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए और पूरा आशीर्वाद और पूरा सहयोग हमारी प्रशिक्षिका ज्योति गौड़। आपने कहा था कि एक वो होता था कि समुद्र के हाथ की पूरी कचौड़ी। पहले क्या था, पहले जो घर की महिलाएं होती थी वो बारात के लिए खाना बनाती थी, पूरियां मिलती थी और नाचने वाली बाहर से आती थी किराए पर। अब खाना बनाने वाली किराए पे आती है और घर की महिलाएं नाचती है। उल्टा अब ये उल्टा हो गया। ये है समय पहले पुराने चीज को बेचने की भी आवाजें थी जो खत्म हो गई। वही हरियाणा के बाहर की, वही हरियाणा के बाहर की, मतलब मूंगफली बेचने वाला आ गया तो ठेले पर आवाज लगा रहा है इलाहाबादी लड्डू में, पता लगा कि अमरूद बेच रहा है। तो इस तरह की चीजें धीरे धीरे हमारे बीच से चली गई। का दिन है कि हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जैसा कि संस्कृति के बारे में हमारे जो हैं भाई साहब आदरणीय, इन्होंने बहुत विस्तार से जानकारी दी है सभी को और अच्छा लगा ये सुन के। वाकई में ऐसा होना भी चाहिए कि अब जो पीढ़ी आ रही है नई, वो सब इन सब चीज़ों को भूलती जा रही है। अब बच्चे अपने टेक्नोलॉजी की दुनिया आ गई है, मोबाइल में व्यस्त रहने लगे हैं, घर की इन सब परंपराओं से दूर हो चुके हैं। अब ये अच्छा कदम उठाया सरकार की तरफ से कि बच्चे इस सब चीज़ों को सीखें और इस संस्कृति में अंदर मतलब जाकर उनकी जो सभ्यता हमारी जो बनाई हुई है और हमारे जो लोकगीत चल रहे हैं सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं वाकई में। जो पहले शादी ब्याह में गाए जाते थे और भी जगह पे अपना हास्य भी होता था उन गीतों में और अच्छा लगता था, लेकिन आजकल वो सब चीज़ें नहीं रही सुनने के लिए। तो अच्छा है बच्चे कुछ सीखें यहाँ आके। हमारे गुरु जी आए हैं सिखाने के लिए इतनी दूर से और आज तो बच्चों की संख्या थोड़ी कम है और भी ज़्यादा बढ़े, ऐसी हमारी आशा है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएँ अपना ये
लोकगीतों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यही मैं कहती हूँ कि बच्चे जो हैं इनके लिए शुभकामनाएँ, आगे आके बढ़ें और सीखें हमारे गुरु जी से, और ऐसे ढोलक बजाएं, तबला बजाएं, लोकगीत सीखें, गाएं और सबको अपने लोकगीतों से। यह हुई है कि हम परंपरा के अनुसार विवाह शादी करते थे, अब परंपरा की बजाय अप्सरा तक पहुंच गए हैं। एक युग था जब नाई और पंडित आके कहते थे कि अमुक घर की लड़की या अमुक घर का लड़का आपकी लड़की या लड़के के लायक है, और शादी तय हो जाती थी। तब तक ना लड़की वाले मिलते थे ना लड़के वाले, आपस में कोई मिलन ही नहीं होता था। फिर उसके बाद एक युग आया तो कोई प्रतिनिधि जाने लगा। मेरी शादी, पिताजी की शादी हुई मेरे की, तो हमारे लाला बद्रीदास जी थे पार्टनर दुकान पे। नाना जी देखने के लिए आए। बाबा ने कहा कि आप ये बताओ कि बाराती हम कितने ले आए, क्योंकि हमारा परिवार बड़ा था। तो उन्होंने कही भरे जी चिंता मत करो, 6 धर्मशाला है रावतपाड़े में, एक में ना पाएंगे तो दूसरी बुक कर लेंगे, दूसरी में ना तो तीसरी। बाराती तो आप ही बताओगे, इतना पता आज मेरे लड़का को ब्याह हुई तो 12 जितने बाराती रह जाएंगे, बातें ज़्यादा बाराती आपके आगे, तो आपका स्वरूप बड़ा। मैं इतनी बात हुई, शादी तय होने की स्थिति में आ गई। और उन्होंने कहा कि हमारे लाला बद्रीदास जी, गंगा बिल्डिंग वाले लाला बद्रीदास जी कल आगरे आएंगे, और जो लड़की तू एक नज़र करके हाँ ना खड़ी आएंगे। अकेले लाला बद्रीदास गए और हमारी माँ को से ये पूछी रामायण पढ़ लिया बेटा। हमारी माँ बोली हाँ रामायण तो पढ़ लो, तो बोले बहुत है हो गया। तब उनसे इतना शौक कर मिलता 80 साल पहले। अब हम सब कुछ एंगल से देखते हैं, मालूम करते हैं, सब कुछ करते हैं। और आज के जो विवाह है, तब के विवाह 100% सफल थे। एक भी ऐसा नहीं मालूम पड़ता हम अपने पूर्वजों का देखें कि कहीं कोई संबंध में टकराव आया हो। रहन सहन मेरा परिवार उस जमाने में शायद ब्राह्मणों में प्रतिदिन की आमदनी वाला सबसे अधिक वाला था, क्योंकि हमारे यहाँ सराफे की दुकान थी और 1 लाख रुपए हफ्ते की टीटी जाती थी सोना खरीदने के लिए बम्बई। अब आप सोचो उस जमाने में जब 10 रुपया तोले सोना था और 1 लाख की टीटी जा रही है तो कितनी बिक्री नहीं होगी। सुबह 7 बजे तक ग्राहक आते और रात के 11 बजे ग्राहकों को धक्का मार के और ऊपर जाके लिटाते कि पराठे बने खाओ सुबह बने। बहुत ज़्यादा थे। इतनी स्थिति पे हमारे बाबा 7 भैया थे, राहुल जी 7 भैया कितने बड़े मकान में रहते थे, एक हॉल नीचे और एक हॉल ऊपर। एक कमरा हॉल का मतलब ऐसा हॉल कि जिसमें 8-10 चारपाई आ जाए। तो एक हॉल तो नीचे था और एक हॉल ऊपर था। नीचे के में सारी लेडीज रहती थी, ऊपर के हॉल में जेंट्स रहते थे। 7 भाई और आमदनी सबसे ज़्यादा, अनाप शनाप इनकम। कोई इनकम का उस समय वो नहीं था कि कितनी इनकम। 7 भैया एक हॉल में नीचे एक हॉल में ऊपर। एक बगीची खरीदी, सुबह भैया वहाँ पर फ्रेश होने चली जाती साथ। उसके सामने बगीची है ना, पानी वो इसी के लिए ली गई तो 7 भैया नाव करेंगे। और घर में स्थिति क्या थी, रात को सोते थे तो एक भैया और उनकी पत्नी सोते रसोईया में, एक सोते दल्लान में। मैं यहाँ रहने वाला यही कहूँ, लेकिन राजस्थान में मैं अध्यापक राजस्थान में अध्यापक था। वहाँ जाके मैंने वहाँ की संस्कृति विभिन्न देखी थी। मैं उस इलाके में था जहाँ जनजाति निवास करते थे, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में था। तो वहाँ का वातावरण अलग ही था। वहाँ 2-1 आध बड़े आदमी हुआ करते थे, जैसे आप बोरा जी बता रहे ऐसे ही वहाँ भी थे। तो मैं बोरा जी के पास ही रहता था ज़्यादातर। तो बोरा जी का क्या था कि सब जितने भी जाति जनजाति या अनुसूचित जाति आया करती थी, गरीब आदमी थे, तो सब अनाज ले जाया करते थे। उनसे अनाज ले जाके वहाँ पर साल में ला के दूध सवाया करके देते थे। तो ऐसी भाषा रही थी। और वहाँ के जो लोकगीत और लोक नृत्य देखे मैंने, तो मैं कुछ समझ में नहीं पाया। बाकी बहुत आकर्षक थे, देखने में बड़े अच्छे लगते थे। बहुत बड़ा अच्छा वातावरण दिखा था मुझे।
तो वही स्थिति जो है मुझे बहुत बढ़िया लगी थी। और आज भी आपके यहाँ नज़दीकी दरबई आ गया हूँ भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा रहा है। कोई परेशानी नहीं, बड़ा भारी सभ्य तालमेल और सामंजस्य से सब लोग चलते हैं। तो इसीलिए वहाँ का वातावरण हमारे यहाँ से थोड़ा भिन्न है। उनके सब क्रियाएँ अलग हैं, शादी संबंध की भी अलग है, वैसे जो कार्यक्रम होते हैं भी अलग होते हैं। तो पढ़िए कि अपने समय के हिसाब से उनका कार्यक्रम अपने खाटू श्याम जी महाराज और माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं यहाँ उपस्थित सभी विद्युतजनों को प्रणाम करती हूँ और जितने आप सभी प्रतिभागियों को यहाँ उपस्थित हैं उन सभी का वंदन करती हूँ। हमारे पूज्य आचार्य जी डॉक्टर श्री खेमचंद जी यदुवंशी जी जो इस सांस्कृतिक लोक सेवा संस्थान का दूसरी बार इस विद्यालय में इस स्कूल में आयोजन कर रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि वो इस तरीके के प्रोग्रामों को आगे भी इसी तरीके से चलाते रहें। मैं यहाँ एक प्रशिक्षिका के रूप में आई हूँ, जिसके लिए मैं उत्तर प्रदेश लोक जनजातीय सांस्कृतिक सेवा संस्थान को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इसके लिए चुना। मैं अपने पूज्य पंडित नथाराम गौर जी जो मेरे पूर्वज हैं, जिनके लिए मैं उनके सपने को साकार करना चाहती हूँ ताकि मैं उनके लिए आगे कुछ कर सकूँ जिसे वो अधूरा छोड़कर गए हैं। और इसके लिए मैं डॉक्टर खेमचंद यदुवंशी जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो हमारे इस योगदान में आप सभी से चाहती हूँ कि वो हमारी सहायता करें, मदद करें, इस सपने को आगे करें और जो पारंपरिक लोकगीत हैं जो कि ये पीढ़ी भूल चुकी है उसको आगे बढ़ाएं और उन पारंपरिक लोकगीतों को नई पीढ़ियों को मैं सिखा सकूँ प्रशिक्षिका के रूप में। इसी के साथ में आप सभी को धन्यवाद। माँ ज्योति पहले भी इस कार्यशाला में आई थी और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आपका रहा है यहाँ पर, और आज यहाँ उपस्थित हुई हूँ और देख करके कि ये पुराने गीतों का आज जो है इनको याद किया जा रहा है और नई पीढ़ियों को दिया जा रहा है, तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। हम पुरानी अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और इसके माध्यम से बच्चों को कुछ सीखने को मिलेगा। यही मेरी इच्छा है कि बच्चा सीखें और बच्चों के लिए भी मेरा आशीर्वाद है। भारत सरकार ने जो संस्कृत मंत्रालय उसने यहाँ इस स्कूल को चुना, बहुत ही अच्छे, और ये यदुवंशी जी का बहुत ही अच्छा प्रयास है। यदुवंशी जी मतलब हर फल में माहिर। अगर मैं लम्बा कहूँ तो बहुत लम्बा है, लेकिन मैं अगर यदुवंशी जी के बारे में कहना चाहूँगा, थोड़ी सी दो शब्द कहना चाहूँगा। ये गाना लल्लू राम का भली बुरी सबकी सुनी, बहुत सहा अपमान, पढ़े लिखे में फंस गए नादन, वो ऐसा यदुवंशी जी का है। यदुवंशी जी पुरानी चीज़ को पकड़े हुए हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं और काफ़ी सफल है और भगवान करेगा बिल्कुल सफल होंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को प्रणाम देता हूँ। सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ और यहाँ उपस्थित सभी विद्वत जन, वरिष्ठ गुरुजन और सम्मानित जितने भी नागरिक पधारे हैं उन सभी को मैं हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि सभी को विदित है, उत्तर प्रदेश लोक जनजाति सांस्कृतिक संस्थान के तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पारंपरिक गीत की कार्यशाला के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक बहुत अच्छी पहल है क्योंकि प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ नया सांस्कृतिक गतिविधियाँ संस्थान के द्वारा कराई जाती हैं और उसमें विशेष योगदान हमारे प्रशिक्षक गुरुजी श्री केशी शास्त्री जी यदुवंशी जी का विशेष योगदान रहता है। जैसा कि हम सभी को विदित है कि एक अच्छा कोई भी विधा को अगर हमें सिखाना है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बालक को, तो उसके लिए एक अच्छे प्रशिक्षक का होना बहुत आवश्यक है। और एक अच्छा प्रशिक्षक जब मिल जाता है किसी भी बच्चे को या किसी व्यक्ति को,
तो वो उसकी बारीकियां तो सीखता ही है, साथ में ही उसकी बारीकियों को सीखने के बाद वो उसको इतना पारंगत हो जाता है कि वो औरों को भी उसकी विधाओं को सिखा सकता है और उसको इंटरेस्ट लेकर सीखता है। तो निश्चित ही वो अपने जीवन में भी उन्नति करता है और उसकी बारीकियों से अन्य व्यक्तियों को भी अवगत कराता है। जैसा कि मैंने पिछली बार भी देखा था कि सर ने बहुत ही अच्छा केवट की भूमिका कराई थी बच्चों से, वो बच्चे भी यहाँ उपस्थित हैं, तो बहुत अच्छी भूमिका उन्होंने प्रस्तुत की थी। तो मैं सर्वप्रथम आप सभी से एक बार निवेदन करूँगा कि सर के लिए एक बार जोरदार तालियों से सर का हार्दिक अभिनंदन करें। और इस बार ये गीतों की जो कार्यशाला आयोजित हो रही है, निश्चित रूप से इन गीतों के माध्यम से पारंपरिक विवाह गीत जो हैं, जो एक तरह से हम कहीं ना कहीं दूर हो गए हैं अपनी संस्कृति से, अपने जुड़ाव से, तो इन गीतों के माध्यम से तो हमें अपनी संस्कृति के बारे में पता चलेगा, साथ ही साथ हम अपने परिवार के लोगों से भी एक जुड़ाव, आत्मीय जुड़ाव महसूस होगा। तो मैं निवेदन करूंगा यहाँ उपस्थित सभी जितने भी नागरिक उपस्थित हैं कि वो बच्चों को यहाँ प्रतिभाग अवश्य कराएं और अपने आस पड़ोस के बच्चों को, अपने घर परिवार के बच्चों को मोटिवेट करें कि इस कार्यशाला में अवश्य भाग लें और कुछ नया सीखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। और ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारी पारंपरिक प्रथा को वापस हमारे साथ बच्चों के साथ जोड़ा जा रहा है, क्योंकि जो भूलते जा रहे हैं हर माँ बाप, मुझे लगता है जो जनरेशन का गैप आ रहा है शायद इससे दुखी है। आज के बच्चे 12-12 बजे सोते जगते हैं, जबकि पहले सुबह उठते ही माँ बाप सर्वप्रथम उठा करके भगवान को नमस्कार करके दिनचर्या को शुरू करवाते थे। लेकिन आजकल बच्चों को कहना भी ऐसा लगने लगता है जैसे कि अपने सिर पर कुल्हाड़ी मारना हो। इसलिए अच्छा है कि वो परंपरा वापस लौट कर आए। हर माँ बाप यही चाहता है, मैं तो दिल से चाहती हूँ कि वो परंपरा वापस लौट कर आए, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन भाग दौड़ जरूर कर रही है लेकिन उन संस्कारों को भूलती हुई चली जा रही है, जो संस्कार वाकई हमें ज़रूरत है। आजकल माँ बाप को तो माँ बाप के शब्द भी उन्हें बच्चों को कटु लगने लगे हैं, क्योंकि पहले तो बच्चे माँ बाप के सामने जवाब भी नहीं देते थे, लेकिन आजकल तो उन्हें ये लगने लगा है कि हम ही सही हैं, हमारे माँ बाप पुराने विचारों के हो चुके हैं, शायद वो हमारे लिए सही नहीं है। तो अगर हम इस प्रथा को, मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप इस परंपरा को लेकर चल रहे हो और सभी को साथ लेके चल रहे हो, ताकि हम भी उसमें आपका पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि हम भी जिस कैटेगरी से आते हैं, हम भी 40 साल पुराने हो गए, हमने भी बहुत कुछ देखा है और आजकल की पीढ़ी तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं देखने वाली है। तो अगर ये चलती है प्रथा तो बहुत अच्छी बात है, और वो संस्कारों में इतना दम था कि उनको जितना भी सराहाया जाए, आज के समय में लगता है कि वो बहुत ज़्यादा चाहिए, और वही चाहिए वापस। ये भी चाहिए लेकिन वो भी वापस चाहिए जब भी हमारी पीढ़ी को संस्कारों से जो विवाह के लोक गीत वगैरह है, ये जो भारत सरकार हमारे साथ कर रही है, वो भी बहुत अच्छा पहल की है, उसके हम सराहनीय हैं। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो मैं आपको देती हूँ जो हमारे बीच में आप इस कार्यक्रम को लेकर आते हैं और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। एक बात याद आ गई, राहुल जी, मैंने अपनी बेटी से जब पूछा कि तुमने नागरिकता क्यों ली, तो उसने एक बात और बताई कि पापा हमारा एक ही बेटा है, 100% गारंटी है यार एक वो अनुशासित रहेगा, और भारत में कोई गारंटी नहीं है कैसा बनेगा। तो ये भी एक ऐसी स्थिति है। मैं अनुरोध कर रहा हूँ संस्कार भारती के जिलाध्यक्ष चेतन उपाध्याय से, वो अपने तुम तो कोई कम ही सुना दो, रोजगार का कम ही सुना दो, आशीर्वाद भी बच्चों को हो जाएगा। आदरणीय श्री भाई अजय गौड़ जी भाई साहब और हमारी बहन जी प्रेमला गौड़ जी के सानिध्य में, और हमारे डॉक्टर खेमचंद्र यदुवंशी जी जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नाट्य कला के लिए जिन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे एक विशद व्यक्तित्व के निर्देशन में यह सारा जो कार्यशाला का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये होने चाहिए कि अपनी ही जमीन पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। और हमारी आदरणीय दीदी जी ने जो बात कही, मैं मातृशक्ति के बीच में बैठा हूँ, अगर उधर से बात करें तो हमारी उमा ज्योति दीदी बैठी हैं, दे तो ज्योति दीदी बैठी हैं, इधर से हमारी बाला शर्मा जी हैं जो हमारे साथ में बहुत ही समय से जुड़ी हैं, और हमारी आदरणीय दीदी प्रमला गौड़ जी तो है ही कि वो मातृशक्ति होती है, शक्ति की बात, मातृशक्ति होती तो और हमारे श्री भाई राहुल भैया जी के अध्यक्षता में यह सारा सब कुछ हो रहा है। तो
मैं अपनी बात शुरू करता हूं। एक चेहरा देख सुबह होती, मेरी सब सांस अभय होती। एक चेहरा देख सुबह होती, मेरी सब सांस अभय होती। वो चेहरा मुझको मिलवाता ईश्वर की मूरत से, वो चेहरा मुझको मिलवाता ईश्वर की मूरत से। और माँ के पांव मुझे लगते हैं खूबसूरत से, माँ के पांव मुझे लगते हैं खूबसूरत से। यात्रा हमने यहाँ से शुरू की थी। आदरणीय गुरु जी का आदेश है और मुझे साहब उन्होंने पैदा किया है, ये अतिशयोक्ति नहीं है। मैं शाहजहांपुर में 8 साल सर्विस करके आया और उससे पहले घोर मुसलमानों के बीच में नूह जिले में और पिनकवा में साइंस के लिए, पीजीटी साइंस के लिए 9 साल कार्यरत किया है। 17 साल बाद जब इस शहर में मैं आया तो गुरु जी ने मुझे गले से लगा दिया। इसलिए मैंने कहा कि गुरु जी ने मुझे पैदा किया है तो क्या आशीर्वाद चाहूंगा। और जो कुछ ताजा तो कुछ लिखा था कि भाईचारा लूटा सारे आंगन ली लिए, भाईचारा लूटा सारे आंगन ली लिए, और भाईचारा लूटा सारे आंगन ली लिए। सिसकी गंगा जमुना कैसे सागर झील दिए, सिसकी गंगा जमुना कैसे सागर झील दिए। और आज का जो यह प्रसंग है उससे रखते हुए मैं सूक्ष्म में ही कि चैती बिरहा फगुआ के हिस्से में घोर अमावस। चैती बिरहा फगुआ ये राग है। चैती बिरहा फगुआ के हिस्से में घोर अमावस। धरती की छाती सूखी है रोती बरखा पावस। धरती की छाती सूखी है रोती बरखा पावस। और गायों के खूंटे सूने हैं, गायों के खूंटे सूने हैं, माखन मिश्री बिगड़े। सब मिलावट है। गायों के खूंटे सूने हैं, माखन मिश्री बिगड़े। और पूरब पे कालिक पोती है, पूरब मतलब भारत, पूरब पे कालिक पोती है। पश्चिम झूठा अकड़े और जहरीली अब हवा हुई मलयानिल लील लिए। जहरीली अब हवा हुई मलयानिल लील लिए। और भाईचारा लूटा सारे आंगन लील लिए, भाईचारा लूटा सारे आंगन लील लिए, भाईचारा लूटा सारे आंगन लील। इन पंक्तियों के साथ में मैं 2-4 बातें जरूर कहना चाहता हूं। इनका व्यक्तित्व उस कृतित्व से कम है जो लोगों के सामने। हमारा जो पूरब है, हमारा जो भारत है, उसका जो आधारभूत स्तंभ है या जो उसका मूल स्तंभ है वह है अध्यात्म। आस्तिकता इस जीवन का सबसे बड़ा वरदान है और नास्तिकता इस धरती का सबसे बड़ा अभिशाप है। और हमारे बड़े भाई साहब, मैं जिनके चरण स्पर्श करता हूं, मंगलवार और शनिवार पूरा साधना में व्यतीत करते हैं। पहला परिचय। और दूसरा परिचय, बिना किसी स्वार्थ के और चरैवेते उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधक। इस संस्कृति के संवर्धन के लिए, इस सनातन के संवर्धन के लिए हर समय क्षण प्रतिक्षण हमारी आदरणीय बहन जी के साथ में खड़े हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसा लगता है जैसे राम और सीता की जोड़ी हो। और हम यह परमात्मा की यह आकांक्षा रखते हैं, उनसे ये कामना करते हैं कि यह जोड़ी हमारे बीच में इस तरीके से अपने पूर्ण ऊर्जा, अपने पूर्ण कृतित्व, अपने पूर्ण सृजन के साथ में ऐसे ही विराजमान रहे और हम इनके उस स्नेह से आप्लावित रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं विवाह गीतों में बच्चों को लगन गीत सिखाने जा रही हूँ। Bye.
नमन करते हुए मुझे बड़े हर्ष हो रहा है कि संस्कृति संस्थान के द्वारा जो हमारी पाश्चात्य संस्कृति विलुप्त होती जा रही थी, श्री खेमचंद यदुवंशी जी के निर्देशन में ये परंपरा दोबारा हो रही है सरकार की तरफ से। और मंच पर सभी जो उपस्थित सभी लोग हैं उनको मैं सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उनकी वाणी को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने जो सीखने की ललक अपने अंदर पैदा की है वो बहुत ही अच्छी है और आप ऐसे सीखते रहें और यदुवंशी जी ऐसे ही सिखाते रहें और आप देश में अपना नाम बढ़ाएं और इसके साथ साथ अगर आप नाम बढ़ाएंगे यदुवंशी जी का नाम बढ़ेगा। इसलिए मैं आप सभी को जो बताने मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत आभार आप लोगों को बताने के लिए।